हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हो दोस्तों? होपफुली आप बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, खुश रहिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर हम इंग्लिश की क्लास करेंगे। और इंग्लिश की क्लास में मैंने आपको ड्रिल मेथड स्टार्ट किया हुआ था। ड्रिल मेथड के बारे में बताया मैंने, पॉइंट वाइज बताया था, क्योंकि मुझे देर बाद तक कुछ बच्चों ने कहा कि मैम की एलिमेंट के रूप में बताइए, क्योंकि वो की हमें याद रहती है एट द लास्ट ऑफ द एग्ज़ाम। तो वो ठीक है, अच्छी बात है। पैराग्राफियल चीज़ें काफ़ी कम याद रहती हैं, और इंग्लिश है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। सभी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी सभी को आती है, दैट्स इनफ। हो जाएगा, परेशान नहीं है, ठीक है। आप आराम से करिए, कुछ नई प्रॉब्लम होगी, सब बढ़िया कर लेंगे आप। बस ये है कि क्वांटिटी मेंटेन करिए, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छी तो होगी, लेकिन ज़्यादा अच्छी होने के थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना होगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, आपकी मैम। मुझे उम्मीद है कि मैं पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, आपकी हेल्प कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं जेन्युइनली कहती हूँ कि आप छोटे भाई बहन हो, बड़े भैया दीदी, मेरे यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे से बड़े भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो चीज़ एक्जैक्टली लिख दीजिए कि ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है, तो मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास अपनी तरफ से करूँगी, जितना मैं अपना बेस्ट कर पाऊँगी। ओके। आज हम जो पढ़ेंगे वो है टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रिल मेथड। लिखने को आता है कि कोई भी दो, कोई भी तीन ड्रिल मेथड की कैरेक्टरिस्टिक को लिखिए। तो इस तरीके से आपको दो तीन कैरेक्टरिस्टिक, मैक्सिमम तीन याद रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं याद रखनी है। और हाईएस्ट अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो चार कर लो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखना नहीं रहेगा। एक नंबर दो नंबर में इतना ही आपको माइन्यूट सा पूछा जाता है। क्लियर? तो ये इंग्लिश का पेपर आपका रहेगा, 25 नंबर का पेपर रहेगा, आपको पता है 18 प्रश्न आपको आएंगे, 12 नंबर आपके पासिंग रहेंगे। ये डिटेल है। चलिए पूरी क्लास देखिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। क्लास स्टार्ट होने चल रही है। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट सबसे पहले तो आप चेकआउट करो और लाइक करो, ठीक है। क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि हर चीज़ मेरी विजुअलाइजेशन के तौर पर काफ़ी अच्छी और परफेक्ट है, फैंटास्टिक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रिल मेथड। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है #1 रेपिटेशन। मैंने आपका कैरेक्टरिस्टिक उसकी विशेषताओं से ही निकलती है। तो ड्रिल मेथड की एक अच्छी खूबी, एक अच्छी विशेषता की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है रिपीट। REPETITION। सेंटेंस स्टूडेंट प्रैक्टिस लैंग्वेज एलिमेंट रिपीटेडली। रिपीट करना, आवृत्ति का सिद्धांत आपने शिक्षण अधिगम में पढ़ा था, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। अब बस ये है कि ये आपको कोई लैंग्वेज है, कोई इंग्लिश की लैंग्वेज है, कोई भाषा है, कोई टारगेट लैंग्वेज, उसको सिखाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो रेपिटेशन में कहता है रिपीट करना कि स्टूडेंट प्रैक्टिस लैंग्वेज एलिमेंट। जो इंग्लिश भाषा के लैंग्वेज एलिमेंट होते हैं, मतलब वर्ड होते हैं, वर्ड पावर्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और डिग्रियाँ वगैरह होती हैं, ग्रामर पोर्शन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनकी बच्चों को प्रैक्टिस करवाना, और उसको बार बार मल्टीपल टाइम होमवर्क दे के, क्लास में पूछ के, या पजल्स करवा के, गेम के थ्रू, कि सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से आपको उनको रिकॉल करके उसको रिपीट करवाना, उसको पूछना, ताकि वो चीज़ उनके दिमाग में, मेमोरी में रहे, एक जगह पर वो चीज़ उसको रिकॉल हो और वो उनका आंसर्स दे पाएँ। तो ये इनकी अच्छी है ड्रिल मेथड में, कि रिपीट करने वाला काम ड्रिल मेथड में ज़्यादा होता है। दूसरा है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन में क्या कहता है कि एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। रोट लर्निंग का मैंने आपको बताया था कि जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ऐसी रोट लर्निंग, उन डेली के चीज़ों को लिखना, गुड वाइब्स, गुड मॉर्निंग, 10 ट्रुथ, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं लाइफ में। तो वो उस चीज़ को रोट लर्निंग के बेस पे लिखते हुए, सीखते हुए करना, और मेमोराइज करना, मतलब मेमोराइजेशन का जिस चीज़ को, जैसे मेमोरी का मतलब क्या, कि आप एक दिन एक कोई वर्ड ले लो, कोई 10-5 वर्ड ले लो, बैठो रट्टा मारो, ये फिर वो, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। उसी सेंटेंस को, उसी वाक्य को घूम फिरा के बोलो दिन भर में, अपने आप याद हो जाएगा। कोई इसकी अलग से डोज नहीं लेनी है। तो दो हो गया, करेक्ट? समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक चल रही है, विशेषताएं की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग करेक्ट लैंग्वेज फॉर्म। एक्यूरेसी, इस पे फोकस करना, ध्यान रखना, केंद्रित रखना, एकदम निगाह बनाए रखना कि करेक्ट लैंग्वेज फॉर्म को यूज़ करना। जैसे आप सेंटेंस कहाँ पे आएगा, वर्ब कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, आईएनजी कब लगेगा, क्या लगेगा। तो ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसको आपको लैंग्वेज की, इससे लैंग्वेज फॉर्म हो रही, सेंटेंस बन रहा है, वर्ड बन रहे, वर्ड से सेंटेंस बन रहा है, फिर आप उसको जब पढ़ रहे हो तो एक लैंग्वेज फॉर्म हो रही है। तो वो लैंग्वेज फॉर्म कर रहे हो, जब आप बनाना सीख जाओगे तो आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी मेंटेन होगी।
क्लियर फ्रेंड्स, तो 3 पॉइंट हो गए, रेपिटेशन, मेमोराइजेशन, एक्यूरेसी। आगे बढ़िए। आइसोलेशन, स्पेसिफिक लैंग्वेज एलिमेंट आर टॉट इन आइसोलेशन। जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड हैं, स्पेसिफिक है, आनी ही चाहिए। जैसे जनरल चीज़ें होती हैं, जैसे सामान्य कुछ विशेषताएं होती हैं, एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्वियस थिंग्स है, यार इतना तो आना ही चाहिए ना, इतना तो बनता है आखिर। जैसे A to Z तक पूरा याद होना चाहिए, तो ये ऑब्वियस थिंग्स है, इतना नहीं आता तो बेकार ही है पढ़ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे की एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कहाँ पर हम लड़की के साथ शी लगाएंगे, लड़के के साथ ही लगाएंगे, लड़की के लिए हर यूज़ करेंगे, उस लड़के के लिए हिज यूज़ करेंगे, और कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे, कहाँ पे दिस का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब क्या होता है, और यू का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है। तो ऐसे कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमको उनको मतलब इतना आना चाहिए, या हमको उनको इस चीज़ को बहुत ही क्लियर तरीके से बताना चाहिए। तो ये चीज़ होती जाती है आइसोलेशन में। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर है पैटर्न रिकॉग्निशन, वही सेम चीज़ जिसमें बच्चे पैटर्न को पहचान पाए। हेल्प स्टूडेंट रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज पैटर्न, ये बच्चों को मदद करता है कि वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि जिस लैंग्वेज में कोई सेंटेंस है या वाक्य है या कोई फ्रेज है, पैराग्राफ है, किस तरीके से सेंटेंसेस लिखे गए हैं, किस टेंस में है, क्या चीज़ें उसमें कही जा रही हैं। तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उस चीज़ को पहचानना, उस सेंटेंस के पैटर्न्स को पहचानना, ये इसकी काफ़ी अच्छी विशेषताओं में से एक होता है, जिसको बच्चे मतलब कंडक्ट पढ़ते हैं, जब बार बार देखते रहते हैं तो वो उनको आ जाता है ईजिली वे में। अगर वही चीज़ हम उनको याद करने को बोलेंगे तो वो उतनी अच्छी नहीं आएगी जब तक वो उस चीज़ को समझ के बार बार नहीं देख लेते हैं। आगे बढ़िए। स्ट्रक्चर्ड कंटेक्स्ट, ये क्या है? ड्रिल आर कैरीड आउट इन कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर सिचुएशन। ये ड्रिल मेथड जो होता है ये कंट्रोल वे में चलता है। कंट्रोल वे में मतलब क्या है कि जो जिस जैसे कोई सेंटेंस है, अब जैसे लिखना है कैट तो CAT ही लिखोगे ना, अब इसमें ई तो लगा नहीं दोगे। ठीक है, आपको जैसे लिखना है डोर, DOOR, तो DOORE नहीं कर देंगे ना, RM नहीं, एक कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर, एक फिक्स्ड है कि यही होगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर कंटेस्ट मतलब होता है कि ड्रिल मेथड में अब जैसे आपको एक कोई कील है, कील आपको दीवार में होल करनी इतनी बड़ी, तो इतना बड़ा ही तो होल करेंगे, ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो कील ही पूरी दीवार में नहीं चली जाएगी। तो इनका जो ड्रिल मेथड में होता है कि जैसे आप सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो जो जो जितना है उतना ही करना होगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इनका स्ट्रक्चर, इनका सेंटेंस, इनकी जो चीज़ें हैं वो एक कंट्रोल वे में चलती हैं। आगे बढ़िए। टाइप्स ऑफ ड्रिल, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रिल्स होते हैं जिनकी हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं अलग अलग मेथड के तरीके से, जिनसे वो चीज़ें उनके लिए काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, इन्हेंसमेंट हो जाता है और वो बढ़िया सीख पाते हैं। क्योंकि कोई विधि फॉलो हो रही तो उसमें बहुत सारे ऐसे एड्स ले लो, मतलब टीचिंग लर्निंग के एड ले लो, या कुछ और चीज़ें ले लो, तो वो उनको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए और देखिए, फिर है टीचर सेंटर, वही चीज़ है जिसमें शिक्षक का मेन रोल रहता है। डायरेक्ट द एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड द गाइडेंस, वो एक्टिविटीज़ पे डायरेक्ट मतलब उनकी एक पकड़ रहती है और वो हमें गाइडेंस देते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है। इस लेवल को हमने लेवल 1 हमने क्रॉस कर लिया, लेवल 1 हमने सीख लिया, हमने अल्फ़ाबेट सीख ली, हमने ए एन द सीख लिया, डिटरमाइनर सीख लिया, आर्टिकल सीख लिया। अब व्हाट नेक्स्ट, WS टाइप के सेंटेंस को सीख लिया, इंट्रोगेटिव पहचानना सीख लिया, लैंग्वेज को पहचानना सीख लिया, बोलना थोड़ा बहुत सीख लिया। इसके बाद क्या, तो वो हमको डायरेक्ट एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हैं अपनी गाइडलाइन, और हमको गाइडेंस भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं जब हमें ज़रूरत या सपोर्ट की होती है। तो ये एक अच्छी खूबी है इसमें। आगे बढ़िए। और क्या है? ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, आपका जो ये इंग्लिश सीखने का ऑब्जेक्टिव है वो मेजरमेंट होना। प्रोग्रेस कैन बी ऑब्जेक्टिवली असेस्ड, मतलब इसमें टीचर सेंटर्ड भी होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम ये चीज़ सीख रहे हैं क्या वो हमारे लिए पॉजिटिवली इम्पैक्ट दे रहा है, क्या उससे हम कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग हो रही है, नहीं हो। जैसे आपको कहा जाता है कि मैथ प्रैक्टिस करो तो मैथ आएगी, मैथ बिना अभ्यास से कभी नहीं आती। तो आप जैसे 1 महीने 2 महीने लगातार 3 घंटे मैथ लगाई, देखिए आपको कितनी अच्छी मैथ आने लगेगी, लेकिन आप लगाएंगे ही नहीं। तो वैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई भाषा सीख रहे हो जो टफ पड़ रही है, हमारी नहीं बोल जाती, टारगेट लैंग्वेज है, तो उसका मेजरमेंट भी हम इसमें करते हैं। आगे बढ़िए। मिनिमल कंटेक्स्ट, वही जो हमें रियल लाइफ में चीज़ें लिखनी है, वहाँ पर लिमिटेड रियल लाइफ कंटेक्स्ट और वेरिएशन। हम यहाँ पर अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं मिनिमम, जो जैसे शुरुआत करनी है तो जो आसान आसान सेंटेंस है उन्हीं को यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा टफ यूज़ करके मत करिए। धीरे धीरे करके सीख लेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। करेक्टनेस है, एम्फेसिस ऑन करेक्ट लैंग्वेज यूजेज, इसमें एक अच्छी खूबी ये है कि ये तुरंत तत्काल आपको करेक्ट करता है। करेक्टनेस इसमें देखी जाती है कि या चाहे वो टीचर की गाइडेंस के थ्रू हो या कोई और तरीके से है कि चीज़ें जैसे यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं, कुछ भी आप गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको
तुरंत लैंग्वेज यूज़ में ही करेक्ट करनी होगी। ठीक है, चलिए 10 मिनट हो चुका है। मैं 10 मिनट क्लास करने के बाद आपको हमेशा लाइक करने के लिए बोलती हूँ। जिन्होंने लाइक कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो उनका भी तो बनता है कि कर ही दें। ठीक है, चलिए चलिए फटाफट करिए। आप लोग के कमेंट्स देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ एक पॉजिटिव वे में चीज़ें हो रही हैं। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिख दिया करिए, मैम ये दिक्कत कर रहा था, ये बता दीजिए, तो बता देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। चलिए बढ़िए आगे, क्लियर है, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद कन्फर्मिटी है। इनकरेज द एडहेरेंस टू एस्टेब्लिश द लैंग्वेज रूल। कन्फर्मिटी का मतलब ये है कि जैसे आप टेंस का पढ़ रहे हो, टेंस के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के भी 4 प्रकार होते हैं। तो जो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में यूज़ होगा, क्या वो आप पास्ट में यूज़ करेंगे? नहीं। तो आपको कन्फर्मिटी होनी चाहिए जब आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप सूर्य है, सन है, तो SUN ही, सन की स्पेलिंग SUN है, SAN नहीं है। तो ये कंफर्म होना चाहिए। तो हम इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लेते हैं लैंग्वेज के रूल्स को, चीज़ों को सीख लेते हैं कि हमें वो चीज़ एकदम 100% एश्योर हो जाती है, हमें 100% कंफर्म हो जाती है कि ये यहाँ पर यही चीज़ होगी। जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है और आएगा भी, अब तो जैसे आपको लिखा हुआ है, मैं लिखती हूँ H डैश, उसके बाद H, फिर ये। अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या भरेंगे? यहाँ पर भी कुछ भरा जाएगा और यहाँ पर भी कुछ भरा जाएगा। अब सोचिए, बताइए, जल्दी से आंसर करिए कि H डैश M डैश क्या होगा? इस प्लेस पे दोनों में क्या भरोगे? इस तरीके के आपको इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चंस आते हैं, मैं करवाऊंगी, आपको आते हैं। तो H डैश M डैश क्या आप फिल करेंगे? यहाँ पर क्या होगा तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर HOME होम होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम सटीक ऐसी होती है, हम जब उसको पढ़ते हैं तो वो हमें तुरंत मेरे हमारे लेके मुंह में क्लिक हो जाती है कि यहाँ पर ये चीज़ होगा, माइंड में तुरंत आ जाता है। तो होम था तो HOME होम हो गया। तो ये कन्फर्मिटी होना काफ़ी ज़रूरी है इस लैंग्वेज में। आगे बढ़िए, लिमिटेड क्रिएटिविटी, फोकस ऑन कन्फर्मिटी ओवर क्रिएटिव। इनका जो फोकस होता है वो कन्फर्मिटी पे ज़्यादा होता है, क्रिएटिविटी पे कम होता है। क्रिएटिव चीज़ें और किसी कलात्मक सब्जेक्ट में बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनमें क्या होता है कि क्रिएटिविटी जो है थोड़ी कम होती है, कन्फर्म मेरे वाला एकदम अश्योर होना कि फिक्स होना या एकदम सॉलिड पता होना, वो अच्छा होता है इसमें। वोकैब प्रैक्टिस, ये ऑफ्टन इंक्लूड द वोकैब। इसमें एक अच्छी बात यह है कि वर्ड पावर बड़ी मेंटेन की जाती है, वर्ड पावर पे जोर बहुत दिया जाता है, वर्ड पावर को दिखाने में फोकस भी बहुत किया जाता है कि आप वर्ड पावर के बारे में सीखो। वर्ड पावर में डेली आप एटलीस्ट अगर आप 50 वर्ड्स भी अगर कवर अप कर रहे हो तो दैट्स इनफ टू लर्न एनीथिंग। तो आपके 50 वर्ड्स भी आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो वर्ड पावर की प्रैक्टिस, वोकैब की प्रैक्टिस करना, ये इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण फेज की तरह देखा जाता है और करवाया भी जाता है। आगे बढ़िए, ग्रामर प्रैक्टिस, ग्रामर्स के रूल जो है वो ड्रिल किए जाते हैं। ग्रामर्स के रूल्स में जैसे ए एंड द का रूल है, ही शी इट का रूल है, सिंगुलर प्लूरल का रूल है। ठीक है, नाउन के प्रकार है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और डिग्री है, वर्ब है, जेंडर है। तो ये बेसिक जो ग्रामर की चीज़ें हैं वो सारे रूल्स वगैरह इसमें प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, बताए जाते हैं। इसमें ग्रामर के पोर्शन को भी इंक्लूड करके इंग्लिश की भाषा को सिखाया जाता है। उसके बाद है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप जानते हैं कि 4 मेजर स्किल होती है, LSRW, ये चारों के बारे में आप बहुत अच्छे से अवगत हैं। 4 स्किल होती है हिंदी भाषा में भी और इंग्लिश भाषा में भी। तो यहाँ पर जो ये 4 चीज़ें हो रही हैं, इन चारों में हर मेथड में कोई ना कोई 2 चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया जाता है और 2 चीज़ दबाई जाती है। 2 स्किल को ऊपर उठाते हैं, 2 को दबाते हैं। तो ये जो ड्रिल मेथड है इसमें सुनना और बोलना काफ़ी अच्छा करते हैं। फ्रेंड्स, ये बात आपको पता है कि जिस भी चीज़ का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिस स्किल का, वो डेवलप होगी, वो उतनी आगे बढ़ेगी, वो उतनी इन्हांस होगी। तो यहाँ पर सुनना और बोलने की जो स्किल है वो ज़्यादा वर्क करवाई जाती है और बच्चों को फिर उसमें काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ भी होता है, वो सीख पाते हैं। आगे बढ़िए, लैंग्वेज लैब। इसमें भी वही लैंग्वेज लैब डिबेट करवाएंगे आपसे, जो है आपको बोलने को कहेंगे, स्पीच देने को कहेंगे, आपको प्रेयर करने को कहेंगे, आपको अच्छी अच्छी लाइनें बोलने को कहेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए कहेंगे, या किसी पे आपको ऐसे बोलने के लिए कहेंगे। तो ये लैंग्वेज लैब से भी आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं। एलिमेंट्री लेवल है, ऑफ्टन यूज विद द बिगनर एंड फंडामेंटल स्किल। जो बिगनर्स होते हैं उनको लेके जो फंडामेंटल स्किल डेवलप करवाएं, एक एलिमेंट्री लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। जैसे किसी को पढ़ाना है तो पहले हम अल्फाबेट बताएंगे कि ए फॉर एप्पल होता है, उसको पता है कि नहीं पता, वरना हम एप्पल एप्पल डायरेक्ट पढ़ाने लगे और उसको आएगा ही नहीं। तो बिगनर से लेके फंडामेंटल स्किल तक डेवलप करवाने के लिए हम एक लेवल के हिसाब से चलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 8, जैसे गेम खेलते हो। तो हर इंग्लिश भाषा को, हर टारगेट लैंग्वेज को सिखाने का या कोई भी चीज़ उसको सीखने का एक लेवल होता है। कोई डिश बनानी है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करोगे, ये नहीं कि पूरा मिला के एक साथ पूरा बना दोगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री लेवल आपकी भाषा में हर जगह लागू होता है।
आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल, कैन फील मैकेनिकल एंड रेपिटेटिव। इसमें कुछ मैकेनिकल टेक्निक का भी यूज़ किया जाए जिससे चीज़ों को बार बार रिपीट करवाया जाए, या कोई गेम के थ्रू या किसी प्रोसेस के थ्रू। सप्लीमेंटल में कहता है कि ऑफ्टन यूज अलॉन्ग साइड अदर टीचिंग मेथड, और ये एक ऐसा बढ़िया सा मेथड भी कह सकते हैं जिसमें हम टीचिंग मेथड के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम सप्लीमेंट के तौर पर देख सकते हैं, या ताकि बच्चे उसको और अलग तरीके से गेम वगैरह ज़्यादा करवा दो, उसके थ्रू सिखा दो, गेम के थ्रू स्पेलिंग्स को पहचाना सिखाओ, तो बच्चों को वो चीज़ें आएंगी। और ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट उनको बस सेंटेंस को बोलना ही सिखाइए, वर्ड को सिखाइए, धीरे सीख जाएंगे। तो लिखा हुआ है कि दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ्टन द ड्रिल मेथड अप्रोच टू लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विच एम्फोसाइज रिपीटिशन, जो ये एम्फोसाइज करता है, जोर देता है रिपीट करने पर, आपकी मेमोरी को डेवलप करने पर, आपकी एक्यूरेसी को अच्छा बनाने में, और कंट्रोल्ड वे में स्ट्रक्चर लर्निंग इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट रहे उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये मेथड इतना बढ़िया तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन देता है, लैंग्वेज की वर्ड पावर को बिल्ड करने की हेल्प करता है, आपको रिपीट करने के लिए बार बार कहता है, मेमोरी को बिल्डअप करने के लिए कहता है, और एक्यूरेसी और फ्लुएंसी को भी ध्यान में रखता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको 3-4 पॉइंट ही अपने, मैं बहुत सारे पॉइंट्स ली हूँ, तो जो इसमें ईजी लगे वो देख लो। तो मैं एक बार सारे पॉइंट्स भी बता देती हूँ। हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ रहे थे, तो पहली अच्छी जो कैरेक्टरिस्टिक की बात थी वो थी रिपीट करना। ठीक है, ड्रिल मेथड में रिपीट करने में ज़्यादा जोर से फोर्स दिया गया था, ज़्यादा जोर से बताया गया था। दूसरा मेमोरी को ध्यान, मेमोराइजेशन करना। तीसरा एक्यूरेसी, और चौथा आइसोलेशन करना। तो ये 4 पॉइंट भी आप अगर लिख रहे हैं, और ड्रिल मेथड क्या होता है, ये 4 पॉइंट उसमें आप डाल के लिख दे रहे हैं और इसमें एक एक लाइन ये लिख दे रहे हैं, तो आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। फिर उसके बाद पैटर्न को पहचानना, स्ट्रक्चर को बनाना, ड्रिल मेथड के अलग अलग विभिन्न प्रकारों को यूज़ करके पढ़ाना, टीचर सेंटर्ड होने का मतलब उस तरीके से पढ़ना या उनकी सानिध्य में रहना, ऑब्जेक्ट जो आपका है वो पूरा हो रहा है कि नहीं उसको नापना, आप कम टेक्स्ट को लिखना, करेक्ट होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, जो सीख रहे हैं वो एकदम पक्का तरीके से आना चाहिए, लिमिटेड क्रिएटिविटी हो, कंफर्टिविटी ज़्यादा हो, वोकैब बढ़िया हो, ग्रामर रूल्स को भी ध्यान में रख के बताना, सुनना और बोलना वाली स्किल पे काम करना, लैंग्वेज लैब को यूज़ करना, प्रैक्टिस करना, एक लेवल के हिसाब से चलना, मैकेनिकल तरीके से कुछ यूज़ करना, और कुछ टीचिंग मेथड को छोड़ के कुछ सप्लीमेंटल तरीके से भी बच्चों को सिखाना जिससे उनको चीज़ें आ जाएं। तो फ्रेंड्स, रही आज की क्लास अब ओवर। अल्टीमेटली एक बात समझी कि ये मेथड की कैरेक्टरिस्टिक इतनी अच्छी है कि ये कहता है कि आपको इस मेथड को सिखाने के लिए रिपीट करवा, और जो भी चीज़ आप जितना ज़्यादा दोहराओगे वो चीज़ उसकी कन्फर्म तरीके से आपको आएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। तो आपको कोई भी 4 या 5 याद करनी, मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक बात बहुत क्लियर तरीके से आएगी, समझ में आएगा। चलो फ्रेंड्स, फिर अब क्लास समझ में अगर आई है, आप एक दो बार और देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक। नोट्स लेनी हो तो आप लोग पेड नोट्स ले लीजिए, दोनों में काफ़ी अलग अलग टेक्स्ट लिखा हो लेकिन है सेम चीज़ें। आपको वो लेके पढ़ना था वो पढ़ लो, ये लेके पढ़ना था आप वो पढ़ो, जो पढ़ो कैसे भी इतना ध्यान रखो बस। ठीक है, बाय बाय।